हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इसके सेकंड यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं फर्स्ट यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। आज हम सेकेंड यूनिट लेंगे और इस यूनिट का नाम है मूलभूत संकल्पनाएं, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के तत्व। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप कैसा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है। पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति होती क्या है। मीनिंग ऑफ नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की ऐसी योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा वे दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को परिवर्तित करे या विशेष रूप से उसे नियंत्रित करता है ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा या प्राप्त कर सके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्योंकि ये यूनिट काफी ज्यादा लेंथी, तो काफी सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए। इसके जितने भी इसके यूनिट के नेम में जितने भी मैंने वर्ड्स पढ़े हैं वो सारे ही इसमें यूनिट्स हैं। तो काफी लेंथी वीडियोज होंगी इसकी, इस यूनिट की। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी आप लोगों को। हर एक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरा किया गया हर एक काम या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, उसका प्रदर्शन करने और शक्ति की अभिवृद्धि करने में से संबंध रखता है। तो कोई भी जो राष्ट्र होता है, जब वो किसी दूसरे राष्ट्र के वो जो व्यवहार होता है उसको बदल दे, उसको परिवर्तित करे या फिर उसको किसी भी तरह से कंट्रोल करे और अपने राष्ट्रीय हित है उसको प्राप्त करे, उसके उद्देश्यों को पूरा करे, तो वही हमारी राष्ट्रीय शक्ति होती है। उसी को ही हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। अब राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा किस किसने दी है उसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेन्स्की के अनुसार उन्होंने कहा है कि अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता ही शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, संपन्न क्यों ना हो, शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। मतलब कि अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है, उसके पास इतनी योग्यता है कि उसके जो व्यवहार है, उसके व्यवहार का एक तरीके से होता है कि उसके जो निर्णय है, उसकी जो नीतियां, उसको अगर वो अपनी शक्ति के माध्यम से परिवर्तित कर सकता है तो वही राष्ट्रीय शक्ति होती है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो राष्ट्रीय शक्ति नहीं कहलाएगी, वो शक्तिशाली नहीं कहलाएगा। वो राज्य, वो चाहे उसके पास कितने ही संसाधनों क्यों ना, कितना भी संपन्न क्यों ना हो, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं कहलाएगा। जैसे कि अमेरिका आज के टाइम में हमारा सुपर पावर है और वो जो है वो अपने जो व्यवहार है, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए दूसरे राष्ट्रों की जो शक्ति व्यवहार है उनको भी परिवर्तित कर देता है। कई बार अपने हिसाब से चला लेता है, वो दूसरे राज्यों को भी नियंत्रित कर लेता है। तो ये एक तरह से उसकी राष्ट्रीय शक्ति हो जाएगी। अब पैडल फोर्ड तथा लिंकन वो कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति को हमेशा शक्ति व सामर्थ्य का योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। तो राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हर राष्ट्र अपना हित चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, कुछ शक्तिशाली होना चाहता है, इसलिए वो राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग करता है। तो यही पोलैंड पैडलैंड कह रहे हैं और लिंक। अब इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति के कई तत्व होते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय क्षमतावान बनता है या फिर राष्ट्र क्षमतावान बनता है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के कुशलतापूर्वक प्रयोग से राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि या बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कि अगर हम राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो हमारी जो शक्ति हम उसको बढ़ा सकते हैं और शक्तिशाली हो सकते हैं। इन तत्वों के संबंध में कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है जो निम्न है। तो कुछ बातें हैं जो कि मैं रीड कर रही हूँ। तत्वों के संबंध में सभी तत्व आपस में जुड़े हुए होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अंतर संबंधित होते हैं। फिर इन तत्वों को वस्तुनिष्ठ रूप में मापना कठिन है। इनका सटीक आकलन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ढांचागत एवं तकनीकी परिवर्तनों से इसमें बदलाव किया जा सकता है।
अब इसके बाद है राष्ट्रीय शक्ति किसी एक तत्व से नहीं बल्कि विभिन्न तत्वों के विशेष परिस्थितियों में योग से संबंधित होती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय शक्ति होती है केवल एक तत्व से नहीं बनती, उसके साथ बहुत सारे तत्व होते हैं और उनकी जो विशेष परिस्थितियां होती है उनके जो योग होता है उससे संबंधित रखती है। इन्हें अपनी प्रवृत्ति के स्वरूप के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अब हमारे कौन कौन से तत्व हैं इनके बारे में मॉर्गेंथ्यू स्थायी व अस्थायी, एक मिनट, विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया है। तो मॉर्गेंथ्यू जो है वो इसे जो तत्व हैं उनको अस्थायी और स्थायी तो में कहते हैं। तो कि ऑर्गेन्स जो है वो तत्व को प्राकृतिक और सामाजिक में बांटते हैं। मतलब जो तत्व है उनको अस्थायी, स्थायी, सामाजिक, प्राकृतिक ऐसे में विभाजित किया गया है इन आधारों पर। अब हम देखते हैं कौन कौन से तत्व हमारा। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक बना रखा है फिगर की तरह। भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है जनसंख्या, चौथा है आर्थिक विकास, पांचवा है औद्योगिक क्षमता, छठा है प्रौद्योगिकी, सातवां है सैन्य तैयारी, आठवां है नेतृत्व, नवा है विचारधारा, 10वां है संगठन और सरकार की गुणवत्ता, 11वां है राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल, 12वां है कूटनीति। सो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है भूगोल। तो भूगोल हमारी जो ज्योग्राफिकल मतलब हमारी बाउंड्रीज हैं वो सारी हमारा भूगोल आ जाएगा भूगोल में। भूगोल राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारकों में सबसे ज्यादा स्थिर, मूर्त, स्थायी, महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक तत्व है। तो आई होप समझ में आ गया कौन सा तत्व स्थिर है, मूर्त है, स्थायी है और प्राकृतिक तत्व है। भूगोल उसको हम बदल नहीं सकते इसलिए वो प्राकृतिक तत्व हो गया। नेचर है, वो नेचुरली है। भूगोल के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था किसी देश की विदेश नीति उसकी भूगोल से निर्धारित होती है। तो ये सही बात है। कोई भी देश है वो अपनी विदेश नीति बनाएगा तो उसका जो उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके आधार पर उसको सोच समझकर बनाएगा वो। भूगोल को हम 5 तरह से समझ सकते हैं जो कि निम्न। पहला है आकार। तो भूगोल में 5 चीजें आ जाती हैं। आकार आ जाता है उस देश का स्थान, उसका स्थान किस मतलब किस किस तरह का है। आकार मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है। स्थान वो किस किस जगह से वो किस तरह का है। फिर वहाँ की आबोहवा कैसी है, जलवायु आ जाती है। फिर स्थलाकृति और सीमाएं। तो आकार या क्षेत्र किसी भी राष्ट्र या देश का बड़ा आकार उसे शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी महाद्वीपीय देश की शक्ति छोटे आकार वाले देश की अपेक्षा ज्यादा होती है। जब कोई देश बड़ा होगा तो उसकी शक्ति ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। छोटा देश होगा तो उसकी शक्ति कम होगी। लेकिन बड़े आकार वाले रेगिस्तान, जंगल या बर्फीले मैदान राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में उपयोगी नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये क्षेत्र रहने के लिए योग्य है। तभी इसके आकार का लाभ हो सकता है। तो जो हमारे बड़े, अगर हम कहें कि अगर क्षेत्र बड़ा होगा तो वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन अगर रेगिस्तान है, कोई जंगल है बड़े आकार का, बर्फीले मैदान है, तो क्या वो शक्तिशाली है? वो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर लोग ही नहीं रहते होंगे। जहाँ पर लोग होंगे, जहाँ पर जो है जनसंख्या होगी, वही इम्पोर्टेंट, मतलब जो जनसंख्या होती है वही किसी देश को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेगिस्तान, जंगल, बर्फीले मैदान है ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे। बड़े आकार सैन्य व गैर सैन्य दोनों स्थितियों में राष्ट्रीय शक्ति का विस्तार करता है। सैन्य दृष्टि से इसके कई सैन्य लाभ है, जैसे युद्ध के समय देश की सेना को पीछे भी हटना पड़े तो संभव हो सकता है। गैर सैन्य रूप से बड़ा आकार कई रूप में राष्ट्र की शक्ति बढ़ाता है क्योंकि बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण की व्यवस्था उचित प्रकार से की जा सकती है तथा बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों व खनिज की उपलब्धता ज्यादा मात्रा में की जा सकती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बड़े आकार वाले जो जगहें होती है वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है और वहाँ पर भरण पोषण भी ज्यादा होते हैं। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, खनिज जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यदि कोई राष्ट्र आक्रमण भी कर देता है तो पूरा राष्ट्र एक साथ समाप्त नहीं होता। तो ये एक यहाँ का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एडवांटेज होती है कि अगर किसी ने वहाँ पर किसी एक क्षेत्र में, किसी बड़े राज्य के, किसी बड़े देश के एक क्षेत्र में हमला किया है तो वहाँ के लोग जो है हट के दूसरे जगह पर आ सकते हैं। तो इस तरह से पूरा राष्ट्र जो है वो एक ही बारी में समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। दूसरा इसका स्थान। तो इंग्लैंड के स्थान में इंग्लैंड को एक बड़ी नौसेना और साम्राज्यवादी शक्ति बनाने में मदद की। तो इंग्लैंड का स्थान, वहाँ का जो है, वहाँ की जगह, वहाँ का इस तरह की जगह थी कि वहाँ की नौसेना और साम्राज्यवादी जो शक्ति थी उसको उसने मदद की वहाँ के स्थान में। यूएसए ने अपने स्थान के कारण एकांत की अपनी नीति का पालन करने में सक्षम था, जबकि कनाडा का स्थान जो अमेरिका के करीब है ने उसे महाशक्ति बनने से रोक दिया। तो अगर हम किसी ऐसे, देखो इंग्लैंड की यहाँ पर एग्जाम्पल क्यों दे रखा है, इंग्लैंड वहाँ पर
इंग्लैंड एक ऐसी जगह पर है जहाँ के जो उसके आसपास के एरिया थे उस टाइम पर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो इसलिए इंग्लैंड उस जगह पर था, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल बन सका। अब ऐसे यूएसए भी उस जगह पर जहाँ पर वो है, वहाँ पर जो राष्ट्र है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसलिए यूएसए भी पावरफुल बन सका। अब कनाडा जो है वो यूएसए के पास है, क्योंकि यूएसए जो है एक पावरफुल शक्ति है, बड़ी पावर है, सुपर पावर है, तो इसलिए जो है कनाडा वो एक बड़ी शक्ति नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसका स्थान इस तरह का है कि वो उसके पास है भौगोलिक रूप से। अब है जलवायु। जलवायु भूगोल के अंदर एक प्रमुख तत्व है तथा ये किसी राष्ट्र की शक्ति बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी राष्ट्र में उत्पादन, जनसंख्या, मानव संसाधन आदि का विकास उस राष्ट्र की जलवायु पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस राष्ट्र की जलवायु ज्यादा आबादी के रहने योग्य होती है या उद्योग धंधे करने योग्य होती है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में सहायता करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ ज्यादा लोग रहेंगे, और जब ज्यादा लोग रहेंगे तो उस राष्ट्र की शक्ति भी बढ़ेगी। अब हमारा 4th पॉइंट, स्थलाकृति। किसी भी देश की स्थलाकृति उसे राष्ट्रीय शक्ति बनाने में सहायक या रुकावट बन सकती है। किसी देश की स्थलाकृति पहाड़ी या पैदावार वाला भूमिगत मैदान या बर्फीला क्षेत्र है, तो वह राष्ट्र को लाभ या हानि की स्थिति में भी रख सकता है। तो स्थलाकृति वही होती है कि वहाँ की जो जगह है वो किस तरह की है, मैदान है, भूमिगत मैदान है, बर्फीले क्षेत्र हैं, या फिर पहाड़ हैं, पठार हैं, तो ये हमारी स्थलाकृति हो जाती है। और ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में स्थलाकृति के आधार पर ही सीमाओं के आंकन की स्थिति निर्भर करती है। जैसे क्या किसी देश की प्राकृतिक सीमाएं हैं, क्या ये सीमाएं स्पष्ट हैं या अस्पष्ट, इसका सुरक्षा संबंधी दबाव उस देश की स्थलाकृति पर निर्भर करता है। अब 5th पॉइंट है हमारा, सीमाएं या फिर स्थिति। प्राकृतिक और मैदानी सीमाएं देशों के बीच महत्वपूर्ण और सरकारी संबंधों का स्रोत हैं। कृत्रिम और अप्राकृतिक सीमाएं संघर्ष का स्रोत हैं और राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर बनाती हैं। तो जो प्राकृतिक या फिर हम मैदानी सीमाएं कह सकते हैं, वो मैत्रीपूर्ण और सरकारी संबंधों का स्रोत क्यों है? क्योंकि वो पहले से ही बनी हुई सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं, तो इसलिए किसी देश में उन सीमाओं को लेकर ये लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई देश हमला करके किसी देश की जो सीमा है उसको किसी देश को छोटा करे, तो वो हमारा संघर्ष का स्रोत हो सकता है, क्योंकि उसने हम पर हमला किया, और कहीं ना कहीं उस देश के जिस पर हमला हुआ है उस देश के मन में ये बात रहेगी कि उस देश ने हमारा जो पड़ोसी देश है उसने हम पर हमला किया था, तो हम इससे बदला लेंगे। तो ये एक तरह से संघर्ष हो सकता है इससे, और इससे जो राष्ट्र है, राष्ट्रीय शक्ति है, वो भी कमजोर हो सकती है। तो राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में उस राष्ट्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी राष्ट्र की भूमध्य रेखा से दूरी और नजदीकी के कारण वहाँ जलवायु, जनसंख्या और मौसम का सीधा प्रभाव पड़ता है। स्थिति किसी भी राष्ट्र को सुखद और दुखद दोनों ही परिस्थितियों में डाल सकती है। तो ये समझ में आ गया आपको ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया, सीमाओं वाला। अब हम स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्थिति जो होती है वो अच्छी और बुरी दोनों ही स्थितियों में डाल सकती है, और किसी भी राष्ट्र की स्थिति पर भी ये निर्भर करता है कि राष्ट्र समुद्री शक्ति बनेगा या थल शक्ति बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हम अभी जो पढ़ रहे थे भूगोल वाले पढ़ रहे थे, सारे भूगोल के पॉइंट थे कि भूगोल एक तत्व है, भूगोल के बहुत सारे पॉइंट थे ये। अब हमारा दूसरा तत्व आएगा प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज आ जाते हैं, खाद्यान्न आ जाते हैं, भूमि से प्राप्त जो भी दूसरे पदार्थ होते हैं, तेल हो जाता है, कोयला हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं प्राकृतिक संसाधनों में। जिस देश के पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे वो देश जो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर किसी देश के पास कम संसाधन होंगे, कम खनिज पदार्थ होंगे, तो वो देश इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। और जो बड़े देश होते हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज देख लीजिए आप लोग, वहाँ पर काफी ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, तेल है और भी बहुत सारे खनिज हैं। तो वहाँ के जो देश हैं वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और वो पूरा जो हमारे इस तरह से हम कह सकते हैं पूरा वर्ल्ड जो है वो इन्हीं देशों पर निर्भर करता है तेल वगैरह के लिए। तो इसलिए वहाँ से तेल दिया जाता है लोगों को, पूरे वर्ल्ड को।
किसी देश के पास प्रमुख खनिज पदार्थ जैसे कि तेल, कोयला, लोहा, तांबा, पीतल, यूरेनियम, सोना, चांदी आदि जितनी भी धातुएं हैं अधिक मात्रा में होंगी, वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। और वैसी बात है, जब किसी देश के पास इतनी सारी चीजें होंगी, इतने सारे प्रमुख खनिज होंगे, तो वो शक्तिशाली होगा। इतनी सारी चीजें होंगी तो। इसके अलावा विज्ञान के बढ़ते विकास के साथ साथ आजकल कई खनिज पदार्थ सामाजिक महत्व का स्थान प्राप्त कर चुके हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पेट्रोलियम आदि। अतः इन खनिज पदार्थों पर नियंत्रण रखना सामाजिक या राष्ट्रीय शक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इतना ही काफी लेंथी लिखा हुआ है इसमें, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगी। अब तीसरा जो है हमारा तत्व वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या भी मैं ऊपर आपको बताकर आ चुकी हूँ भूगोल वाले में। जब किसी जो देश है उसके पास उसकी जनसंख्या होगी, चाहे वो कितने भी आकार उसका बड़ा है, लेकिन अगर वहाँ पे जनसंख्या, वहाँ पर कम लोग रहते होंगे, जैसे अभी हमने ऊपर रेगिस्तान का, बर्फीले मैदानों का एग्जाम्पल देखा, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अगर वहाँ पर कम लोग रहते होंगे, वहाँ पर लोग ही नहीं होंगे, तो वो शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लोग ही तो उसको शक्तिशाली बनाते हैं, जनसंख्या ही तो उसे शक्तिशाली बनाएगी। तो जनसंख्या इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनसंख्या के अनुपात में किसी राष्ट्र की शक्ति का आकलन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीन और भारत विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति होते। लेकिन ये सच है कि कोई राष्ट्र जनसंख्या की कमी से महान शक्ति नहीं बन सकता। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि चीन और भारत जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन ये फिर भी दुनिया की बड़ी शक्ति, बड़ी राष्ट्रीय शक्ति नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो हम नहीं कह सकते कि अगर किसी के पास मतलब किसी की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा होगी तो वो सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर जनसंख्या नहीं तो वो राष्ट्रीय शक्ति बन जाएगा, महान शक्ति बन जाएगा वो राष्ट्र, ऐसा भी नहीं होगा। किसी राष्ट्र के महान शक्ति बनने के लिए या फिर राष्ट्रीय शक्ति बनने के लिए उसके पास जनसंख्या का होना जरूरी है। जैसे कि कनाडा के पास बड़ा क्षेत्र है तथा खनिज पदार्थ है, लेकिन वहाँ जनसंख्या की कमी है, तो इसलिए वो जो है राष्ट्र इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली होने में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी नहीं निभाता है वो। कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि के लिए जनसंख्या महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के लिए अभिशाप है। तो ये जो देश है, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, यहाँ पर इन सारे देशों में जनसंख्या कम है और उनको जनसंख्या की जरूरत है। मतलब कह सकते हैं एक तरीके से जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनको लोगों की जरूरत है। लेकिन जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि इनके लिए एक अभिशाप बन गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा फोर्थ तत्व है आर्थिक विकास। किसी भी राष्ट्र का जब आर्थिक विकास होगा तो उससे उसकी राष्ट्रीय शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये वही है, अगर आर्थिक विकास सही तरीके से होगा तो वहाँ की जनसंख्या का जीवन स्तर अच्छा होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास तो हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है और वहाँ की जो जनसंख्या का जीवन स्तर है वो ही अच्छा नहीं हो रहा है। अगर किसी भी राष्ट्र का जो है आर्थिक विकास अच्छे तरीके से होगा, सही तरीके से होगा, तो वहाँ का जो जीवन स्तर है लोगों का वो भी अच्छा होगा। और उस राष्ट्र की सैन्य व गैर सैन्य क्षमताओं का विकास भी विदेश नीति को प्रभावित करेगा। तो उस राष्ट्र का अगर सैन्य विकास हो या फिर गैर सैन्य क्षमताओं का विकास हो, वो भी उसकी विदेश नीति को प्रभावित करेगा। पांचवा पॉइंट है प्रौद्योगिकी क्षमता या तकनीकी विकास। तो किसी भी राष्ट्र के संसाधनों का विकास उस राष्ट्र के तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। जब किसी देश में टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तो वो राष्ट्र जो है अपने आप ही विकास करेगा, उसकी राष्ट्रीय शक्ति भी बढ़ेगी। तो वर्तमान युग की तकनीकी या औद्योगिक युग है संचार और तकनीक। अन्य क्षेत्रों में तकनीकी विकास से राष्ट्र की क्षमताओं का विकास होता है। तो जो भी तकनीक है या फिर संचार है, इससे किसी भी राष्ट्र की जो क्षमताएं होती हैं, राष्ट्रीय शक्ति जो होती है वो बढ़ती है। तकनीक युद्ध और शांति के समय दोनों में ही बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। तकनीकी विकास और माध्यम से ही सभी क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए जा सकते हैं, जो कम खर्चीले, टिकाऊ, उत्पादकता बढ़ाने वाले, प्रदूषण कम करने वाले, जनसंख्या का भरण पोषण करने वाले प्रौद्योगिकियों का विकास किसी भी राष्ट्र को राष्ट्रीय शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक तरह से उनकी विशेषताएं आ गई कि जो तकनीक होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर प्रौद्योगिकी क्षमता। हाँ, तो प्रौद्योगिकी क्षमता जो होती है वो किस तरह से, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? कम खर्चीली होती है, टिकाऊ होती है, उत्पादकता बढ़ाती है, जनसंख्या का भरण पोषण करती है, प्रदूषण कम करती है। तो इस तरह से किसी भी राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो औद्योगिक क्षमता। प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण औद्योगिक क्षमता के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
जैसे कि देशों में औद्योगिक क्षमता अच्छी निर्मित होगी तो वो देश महाशक्ति कहलाएगा। अगर किसी के पास ज्यादा अच्छी औद्योगिक क्षमता होगी तो वो महाशक्ति कहलाएगा। जैसे कि यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जर्मन, जापान, ये सारी महाशक्तियां जो है इनके पास अच्छी औद्योगिक क्षमता है, इसलिए ये महाशक्ति बन पाए। भारत के पास जो है कम औद्योगिक क्षेत्र है, इतना ज्यादा विकसित नहीं है, तो इसलिए भारत पीछे रह गया है। एक औद्योगिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों को निकालने और उसे औद्योगिक वस्तुओं में बदलने में सहायक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारा 7th पॉइंट, सैन्य तैयारी। एक शक्तिशाली राष्ट्र के पास अपने संसाधनों क्षमताओं के अनुरूप सैनिक शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक कोई भी राष्ट्र अगर उसके पास सेना ही नहीं होगी तो वो शक्तिशाली कैसे होगा? तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा सेना होनी चाहिए किसी भी राष्ट्र के पास, मतलब वो अपने जो देश है उसकी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, तो उतनी उसके पास सैन्य क्षमता होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए। और सैन्य क्षमता का मतलब, सैन्य तैयारी का भी मतलब यही होगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे वो अपना जो देश है उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ये सैन्य क्षमता ने ना बहुत बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए, बल्कि उसे उस राष्ट्र की विदेश नीति के प्रतिबद्धताओं और आवश्यकताओं को लागू करने के लिए सक्षम होना चाहिए। वही मैंने जो अभी आपको बताया, उस देश के हिसाब से होनी चाहिए उसकी सेना भी, और उसके पास जो सामान है, सैन्य क्षमता जो है उसकी, वो उस देश के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। मतलब इतना होना चाहिए ताकि वो देश जो है अपनी जो सैन्य जो आवश्यकता है उनको लागू कर सके और पूरी तरह से सक्षम हो। सेना पूरी तरह से शिक्षित और सही समन्वय के आधार पर काम करने वाली होनी चाहिए। किसी के आधार पर काम करने वाली सेना होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की सैन्य क्षमता के 3 तत्व होते हैं, जिनमें पहला सैन्य नेतृत्व, दूसरा गुप्तचर्य अवस्था और तीसरा हथियारों की उपलब्धता। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये किसी भी सेना में होनी चाहिए। सेना जो है वो शिक्षित होनी चाहिए, सही समन्वय उनमें होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में। अब हमारा 8वां आ जाएगा नेतृत्व। तो नेतृत्व वही है, लीडरशिप। किसी भी राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो इस तरह का होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। अगर वो शक्तिशाली होगा तो उस राष्ट्र का भी, वो राष्ट्र भी शक्तिशाली होगा। अगर कोई किसी व्यक्ति की ऐसी सरकार बन गई, जैसे हमारी कंट्री का हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति सत्ता में आ जाए जो कि शक्तिशाली ना हो, तो हमारा जो देश है वो तो खुद ही कमजोर होता चला जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति को चुनना चाहिए सरकार बनाने के लिए जो कि शक्तिशाली हो। अगर वो शक्तिशाली होगा तो देश भी शक्तिशाली बनेगा। तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व किसी भी राष्ट्रीय शक्ति में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि नेतृत्व शक्तिशाली है तथा दलीय राजनीति में नहीं फंसा हुआ है तो वे राष्ट्रीय शक्ति के विकास में सहायक होता है। और गठबंधन की राजनीति में नेतृत्व कमजोर हो जाता है तथा राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि नहीं कर पाता। अगर कोई भी जो व्यक्ति है जो सत्ता में आया है, सरकार बनाई उसने, तो वो अगर गठबंधन की राजनीति में उसने गठबंधन करके सरकार बनाई है तो वो इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाएगा खुद भी, ना ही वो अपने देश को शक्तिशाली बना पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने बल पर पूरे वोट जीते और वो अपने बल पर ही उसने सरकार बनाई, उसने किसी के भी साथ गठबंधन नहीं किया, तो वो जो व्यक्ति होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो अपने ज्यादा अच्छे से देश को चला सकेगा। अब 9वां पॉइंट है इसका, गठबंधन और सरकार की गुणवत्ता। तो शक्तिशाली स्तर के लिए एक अच्छी सरकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, क्योंकि सरकार के माध्यम से ही शक्ति के तत्वों को वास्तविकता प्रदान की जाती है तथा इसमें खासतौर पर नीतियों और संसाधनों में समन्वय बनाए रखने की बात की जाती है और विदेश नीतियों के लिए जनमत का समर्थन जुटाने की बात की जाती है। विदेश नीतियां बनाई जाती है, संसाधनों में समन्वय बनाए रखने की बात की जाती है, कई सारी अलग अलग तरह की नीतियां बनाई जाती है। तो इसलिए जो सरकार है उसको जो है मजबूत होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति विश्व में प्रभावशालीता और प्रतिष्ठा तभी बढ़ाती है जब वहाँ की सरकार जो मजबूत होती है, जिम्मेदार होती है, लोकतांत्रिक और सुव्यवस्थित होती है। कोई भी देश जो है विश्व में तो तभी आगे बढ़ पाएगा ना जब वो अपने देश को मजबूत करेगा, लोकतंत्र होगा, वहाँ पे एक व्यवस्था होगी, तभी वो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बोल पाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो प्रभाव दिखा पाएगा, अपना प्रभावशीलता दिखा पाएगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई देश जो है वो अंदर से मजबूत होगा तभी वो बाहर भी अपना प्रभाव दिखा पाएगा। एक भ्रष्ट व असक्षम
असम या फिर असक्षम सरकार प्राकृतिक और मानव संसाधनों को कम करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी राष्ट्रीय शक्ति को कम करती है। जैसे पाकिस्तान में कमजोर सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था व समाज को विफल कर दिया है। तो ये हो गया हमारा 9th पॉइंट। 10th पॉइंट है विचारधारा। तो विचारधारा वही है जो भी हमारी सरकार सत्ता में आती है उसकी क्या विचारधारा है, किस तरह से वो चल रही है, उसकी जो भी विचारधारा है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो राष्ट्र है, देश है, उसका विकास हो सके, उसकी राष्ट्रीय शक्ति बन सके। तो विचारधारा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रीय शक्ति में। 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विचारधाराओं के आधार पर निर्मित हुए। ये शक्ति समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि विषयों पर जनता का एक निश्चित दृष्टिकोण होता है और इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर कोई भी राष्ट्र अपनी क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करता है। तो जो विचारधारा जो मैंने अभी बताई, एक दृष्टिकोण होता है विचारधारा, जिसके आधार पर जो कोई भी व्यक्ति है अपनी क्षमता का और अपनी राष्ट्रीय शक्ति का विकास करता है। सकारात्मक रूप से विचारधारा राष्ट्रीय जनता को एकजुट करने का काम करती है। जो कि जनता होती है उस देश की, उसको एकजुट करती है, लोगों को समर्पण करने, सहयोग करने की भावना का विकास करवाती है। इससे सरकार का समर्थन भी आसानी से मिल जाता है। इसलिए राष्ट्र अपनी शक्ति का विकास जन समर्थन के साथ आसानी से कर लेता है। सो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई सरकार आती है सत्ता में और वो किसी भी व्यक्ति को इस तरह से लोगों से बात करती है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाती है, उनको सहयोग करती है, उनके समर्पण की भावना सिखाती है, तो उनका एक दूसरे के साथ समर्पण उनको जो है, जो जनता होती है उसको सरकार को जनता का समर्थन मिल जाता है इस तरह से। जैसे यहाँ पे फासीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो कि नकारात्मक विचारधारा का मतलब इन्होंने नकारात्मक विचारधारा फैलाई थी, तो इसलिए जनता ने भी इनका समर्थन नहीं किया, इन तीनों विचारधाराओं को, और इसलिए ये जो विचारधाराएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई। ये जो विचारधाराएं थी तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती थी और जनता ने एक टाइम पर ऐसा वक्त आया इनका कि जनता ने इनको बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया और ये पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब 11th पॉइंट, राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल। तो मनोबल राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है। मनोबल का अर्थ है किसी राष्ट्र के निवासियों में निष्ठा, विश्वास, साहस आदि चारित्रिक गुणों का योग। तो यही हमारा मनोबल होता है। जब किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में निष्ठा होगी, साहस होगा, विश्वास होगा, तो ये सारे हमारे चारित्रिक गुण होते हैं और इसी को ही मनोबल कहते हैं। इन गुणों से न केवल शक्ति का आत्म विश्वास बढ़ता है बल्कि इससे राष्ट्रीय हितों को भी बढ़ावा मिलता है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। राष्ट्रीय चरित्र से जो है यही होता है कि जो एक राष्ट्र है उसको बढ़ावा मिलता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। मॉर्गेंथ्यू राष्ट्रीय मनोबल को दृढ़ संकल्प के डिग्री के साथ परिभाषित करता है, जिसके साथ एक राष्ट्र शांति और युद्ध में सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। ये एक राष्ट्र की सभी गतिविधियां इसके कृषि और औद्योगिक निर्माणों के साथ साथ अपने सैन्य प्रतिष्ठानों और राजनयिक सेवा को संचालित करता है। सो मॉर्गेंथ्यू बताते हैं कि जो राष्ट्रीय मनोबल है वो एक दृढ़ संकल्प की डिग्री है, जिसमें बताते हैं कि राष्ट्र उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। एक तो राष्ट्र के सभी गतिविधियां आ जाती हैं, जनता का समर्थन आ जाता है, विदेश नीति में सरकार का समर्थन आ जाता है, फिर कृषि और औद्योगिक निर्माण आ जाता है। अब इसके बाद 12वां पॉइंट है हमारा और ये लास्ट है कूटनीति। कि कोई भी राष्ट्र अपने देश की विदेश नीति को बनाने के लिए अपना जो दिमाग मस्तिष्क है उसको यूज करता है और जो है कूटनीति बनाता है एक तरीके से आपके, ताकि उसका जो देश है वो विकास कर पाए, उसका डेवलपमेंट हो। कूटनीति एक कला है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अधिकतम लाभ अपने हितों में किया जाता है। तो कूटनीति करके एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी करके कोई भी राष्ट्र अपने हितों को प्रोत्साहित करता है और अपने हितों को प्राप्त करता है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो वो इसलिए ही बनाता है अपना दिमाग लगा के, किसी विदेश नीति के माध्यम से अधिकतम राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए उच्च दर्जे की कूटनीतिक क्षमता का विकास करना चाहिए। मतलब कि जो हमें राष्ट्रीय विदेश नीति बना रहे हैं हम, और जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उनका प्रयोग करके हमें अच्छी क्षमता, कूटनीतिक क्षमता जो है हमारी वो काफी ज्यादा अच्छी करनी चाहिए ताकि हमारा विकास हो सके। क्योंकि बहुत से देशों ने अच्छी कूटनीति के कारण स्वयं को शक्तिशाली बनाया, जैसे कि अमेरिका एग्जाम्पल में, और प्रभावशाली भी बनाया। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी कूटनीति नहीं बनाई है और इसलिए वो पीछे रह गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान। अब हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाएगा। ये हमारा निष्कर्ष के तौर पर है, अतः राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्व सामूहिक अंतर निर्भरता के आधार पर राष्ट्रीय शक्ति का विकास करते हैं। यानी कभी भी कोई एक तत्व राष्ट्रीय शक्ति के विकास को
का मानक नहीं होता। मतलब कोई भी सारे तत्व जो है मिलकर एक साथ मिलकर राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देते हैं। अगर हम कोई भी एक तत्व हटा देंगे तब भी हमारी जो राष्ट्रीय शक्ति है वो इतनी ज्यादा मतलब राष्ट्रीय शक्ति हमारी बढ़ेगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। या फिर हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक तत्व जो है राष्ट्रीय शक्ति बनाने में हमारा बहुत ज्यादा सहायक होता है। हमारे सारे तत्व जब मिल जाएंगे तभी हम राष्ट्रीय शक्ति को अपना जो है विकास कर पाएंगे और राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक